अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तहरीके इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में बगावत, दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है। हर तरफ पकड़ धकड़ है। दिन रात छापे पड़ रहे हैं। सारी क़यादत जेल में है। अदालतों से रिहाई पाने वाले भी मिनटों में दोबारा जेलर को सलाम करने अंदर पहुंच जाते हैं। इन हालात में कराची से खैबर तक पार्टी में बगावत भी शुरू हो चुकी है। आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, डॉक्टर अमजद, इमरान अली शाह, इकबाल वजीर, जयप्रकाश साथ छोड़ गए हैं। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 2 रोज में दर्जनों साबिक अरकान असम्बली ऐलान कर चुके हैं कि वो फौज मुखालिफ एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है इसकी वजह एक शर्मनाक, दर्दनाक, तकलीफ दे वाक़या है। 9 मई को जो हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, लेकिन जिन हालात का सामना इस वक्त तहरीक इंसाफ को है, इससे मिलते जुलते हालात ही दूसरी पार्टीज के भी रहे हैं, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं। तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या MQM, उनका तर्ज सियासत अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो मुश्तरक है, उनका उरूज और जवाल। 2015 में आसिफ अली जरदारी मुतनाज़ बयान देने के बाद खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर हुए। पार्टी का जवाल शुरू हुआ तो सेंट्रल और जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी का ऐसा सफाया हुआ कि यहाँ 2 बार हुकूमत बनाने वाली पार्टी 10 सीट्स भी नहीं निकाल सकी। फवाद चौधरी, मंजूर वट्टो, फिरदौस आशिक आवान, समसाम बुखारी, नजर गोंदल, नजीम अफजल चंद, इम्तियाज सफदर वड़ाइच समेत बड़े बड़े नाम साथ छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग नून का जवाल शुरू हुआ। लीग में भी बगावत के शोले उठे। बलूचिस्तान से हुकूमत गई। सिंध से लियाकत जतोई, इरफानुल्लाह मरवत और गौस अली शाह, तो मरकज से चौधरी निसार, पंजाब से ज़ईम कादरी, जफर अली शाह, उमर अयूब किनारा कश हो गए। जनूबी पंजाब का धड़ा तहरीके इंसाफ में जम हो गया तो सेंट्रल पंजाब में भी पार्टी सिमट गई और नवाज शरीफ ऐसे ही इल्जामात लगे। इसी तरह नाज़रीन, MQM जो कभी मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, जिसकी हिमायत हुकूमतों के मुकद्दर का फैसला किया करती थी, लेकिन 22 अगस्त 2016 के बाद MQM का वजूद ऐसे मिट गया जैसे कराची में वो कभी थी नहीं। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए, दर्जनों लापता हुए, तमाम बड़े नामों पर मुकदमात बने, बहुत से पार्टी छोड़कर PSP तो बहुत से तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात महज 7 सीट्स तक महदूद हो गई। क्या सियासी जमातों ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा? प्रोग्राम के लिए मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि आज इमरान खान साहब के घर जाना था, कमिश्नर साहब ने जाना था, इसके अलावा मुज़ाकरात होने थे, TORs तय होने थे, तो उस पर बात करने के लिए आमिर मीर साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात है पंजाब से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सबसे पहले तो सर ये कह दीजिएगा, आपके मुताबिक आज कमिश्नर सिर्फ इमरान खान से TORs तय करने और टाइम लेने गए थे, तो सर क्या वक्त तय हुआ है और TORs क्या तय हुए हैं? जी, उसमें कुछ हुकूमती टीम ने खान साहब के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में, साथ में पुलिस ऑफिशियल्स भी थे। उनको बताया गया कि जो वांटेड लोग हैं हमलों में मुलव्विस लाहौर के फौजी तनसीबात पर, उनके हवाले से उन्हें शवाहिद भी दिए गए, इंफॉर्मेशन भी दी गई, लेकिन ऑपरेशन की मोडेलिटीज के हवाले से सर्च ऑपरेशन की कुछ तय नहीं हो पाया। आमिर साहब, कुछ तय नहीं हुआ सर, तो कल या आज सर्च ऑपरेशन का कोई इम्कान है? देखें, हमने 14 बंदे तो गिरफ्तार किए हैं। 8 कल किए थे और 6 कल रात जो है, दोपहर में कल 8 हुए थे, रात के 6 और निकले थे, उनको भी पकड़ा है। और अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये कल हमने 6 पकड़ लिए थे, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग इन्होंने उधर उधर किए हैं साथ वाले घरों में, और अब ये अगला लाएमल तैयार करने के लिए एक मर्तबा फिर सर जोड़ के बैठेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे अमन अमान की सूरत हाल बने, तो इसको सोच समझ के अब आगे चलेंगे। ये कहिएगा सर, किसी भी वक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई इम्कान मौजूद है? देखें, खान साहब अभी तो जमानतों पर हैं, तो वो स्टेज तब आएगी जब वो गिरफ्तारी के लिए उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, तब गिरफ्तारी का फैसला होगा। बाकी आपके सामने ही है, उनको
गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें बंडल डील मिल जाती है, पैकेज मिल जाता है जमानतों का। तो ये काम सोच समझ कर करेंगे जी। सर, कल नहर से 8 मुबैना दहशतगर्दों को पकड़ने का दावा किया गया। आप ही के मुताबिक पूरे इलाके की ड्रोन कैमरा से मुसलसल निगरानी हो रही है, चारों तरफ पुलिस एहलकार बीफ अप है। तो क्या सर नहर से पकड़े जाने की कोई फुटेज, कोई वीडियो मौजूद है? देखें, जो लोग होते हैं ना वांटेड होते हैं और फिर जो मिलिट्री तंसीबात पर हमलों में मुलविस होते हैं, इनके आपको पता है इनकी शनाख्त जो है, इनके चेहरे, वो चेहरों पे कपड़ा डाल के अदालतों में पेश किया जाता है। तो इनकी शनाख्त के हवाले से चेहरे जो हैं वो हम अभी पब्लिक नहीं करना चाहते। केसेस बन रहे हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब का बड़ी मेहनत से काम कर रहा है और इसमें कैटेगरीज हैं कि कौन सा दहशतगर्द जो है उसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया लाहौर में, किसने अस्करी टावर में घुस के आग लगाई। तो इन लोगों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो बिल्कुल संगीन नौयत के हैं, जिनका साबित हो जाएगा कि ये जिना हाउस में घुस के इन्होंने आग लगाई थी, तोड़फोड़ की थी। ऐसे लोगों को तो मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे तो अभी बाइफरकेशन होनी है कि जो साथी थे इनके, जिन्होंने इनके साथ शामिल थे, पीछे थे, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे। तो ये एक लंबा सिलसिला है। अभी 3400 बंदे अरेस्ट हुए हैं, जिनमें संगीन जुराइम में जो मुलविस हैं उनकी तादाद 800 से ज्यादा। आमिर साहब, पीटीआई के बेशतर रहनुमाओं की सर अदालत से रिहाई के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है सर? देखें, ये जो लोग रिहा होकर गिरफ्तार हो गए हैं, इन पर ऑलरेडी काफी सारे केसेस हैं। तो जाहिर है जब एक केस में जमानत होगी तो दूसरे में गिरफ्तार होंगे, लेकिन ये तय है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री तंसीबात पर हमले किए हैं, तालिबान स्टाइल के हमले किए हैं। माजी में सिर्फ तरीके तालिबान वाले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने किया तो इन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई इस तरह की जरूरत ना करे। सर, 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या इसकी प्लानिंग पहले से की जा रही थी? क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये प्लान जो बकौल आप लोगों के प्लान कब से बन रहा था सर? ये प्लान तब से हो रहा था जब से खान साहब को गिरफ्तारी का खदशा लाहक हुआ था और ये शवाहिद जो है मिल चुके हैं कि खान साहब ने जाने से पहले ये बाकायदा मंसूबाबंदी की थी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है अगर वो गिरफ्तार होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ये सबूत मिल चुके हैं। तो सर, हुकूमत को 9 मई की प्लानिंग का पहले से इल्म था, तो फिर हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए? सारे हिफाजती इकदाम थे। अब जब मॉब इकट्ठा हो जाता है 4-5 हजार का मजमा, तो फिर आपको पता है कि चंद 100 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं वो इन्हें नहीं रोक पाते, खास तौर पे जब उनको ये हिदायत मिली हो कि आपने गोली नहीं चलानी, कोई लाश नहीं गिरानी। वरना मॉब को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है, पहले आप हवाई फायरिंग करते हैं, फिर आप टांगों में गोलियां मारते हैं, फिर बाज ना आए तो सीधी फायरिंग होती है। तो पंजाब के जो निगरान वजीर आला उन्होंने मना किया हुआ था कि ऐसा कोई वाकया नहीं करना, बल्कि पुलिस वालों के पास तो असला भी नहीं था। इसी वजह से ये मामला जो है वो ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो इस तरह आइंदा हरकत करेगा उसके साथ उसी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। लेकिन सर, इसके साथ साथ ये जो पंजाब पुलिस की खवातीन के साथ बदतमीजी की जो वीडियोस सामने आई हैं, इस पर तो हुकूमत बिल्कुल खामोश है। क्यों सर? पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? पुलिस के साथ सवाल जवाब करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये वो खवातीन हैं। आप देखें कि आप कोर कमांडर हाउस पे जब हमला हुआ है तो उसमें मर्दों से ज्यादा वायलेंट और मिलिटेंट रवैया खवातीन का था। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी जो है, अगर उसमें मर्द मुलविस है या औरत मुलविस है, उनको बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बगैर बराबरी की बुनियाद पर उनका मुहासबा किया जाएगा। अगर कोई औरत जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है तो उस पर भी वही कानून लागू होता है जो मर्दों पे लागू होता है। वैसे भी जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि सुइसाइड बॉम्बिंग जो है अब वो मर्दों से औरतों की तरफ मुंतकिल हो गई। अब खवातीन सुइसाइड बॉम्बर जो है वो ये हमले करती हैं, चूंकि उनको रोकना मुश्किल होता है, उन पे शक नहीं लोग करते। तो आपको पता है कि ये जो खवातीन हैं ये कितनी वायलेंट और मिलिटेंट हैं। यास्मीन राशिद जो हैं, जिन्होंने क़यादत की लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक, उस जत्थे की जिसने कोर कमांडर हाउस को, जिना हाउस को जलाया और बाद में
जो अस्करी टावर को जलाया, ये आपके सामने है। खातून जो है वो क्या कह रही हैं वीडियोस में, लोगों को इकट्ठा कर रही हैं। उसके बाद जो फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है इनके मोबाइल का और इनकी जियो फेंसिंग हुई है, तो उसमें पता चला है कि 41 कॉल्स इन्होंने की। लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक पहुंचने तक इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की और जत्थों को बुलाया, किसी को पेट्रोल मंगवाया, किसी से डंडा मंगवाया। और ये सारा जो वाकया है इसकी क़यादत जो है इस हजूम की, जिसने ये वारदात की, दहशतगर्दी की, वो यास्मीन राशिद कर रही थी। तो आप ये नोटिस कीजिए कि खवातीन जो हैं वो किस हद तक जा सकती हैं। आमिर साहब, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हो सकती हैं, अगर आपके पास शवाहिद और मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, तो जरूर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को इस तरह से जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि जो कुछ उन खवातीन के साथ हो रहा है, जो मर्द पुलिस एहलकार उन खवातीन के साथ कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड किसी सूरत नहीं हो सकता कि अगर वो खवातीन ज्यादा पुरतशद्दुद है तो उनके साथ फिर उसी तरह से कार्रवाई की जाए। तो खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद होती हैं, वो उन्हें हैंडल कर सकती हैं, वो उन्हें ट्रीट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर मीर साहब साथ मौजूद थे, कामरान मुर्तजा साहब भी हैं, सना बुच्चा साहिबा भी हैं। कामरान साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं सना साहिबा से बात का आगाज करना चाहूंगी। वो खुद एक खातून है। आप सुन रही थी आमिर मीर साहब की बात। उनकी सारी बातों को अगर दुरुस्त मान भी लेते हैं, अगर एविडेंस, अगर शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, तो उस पर बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या इस बात को इस तरह से सना जस्टिफाई किया जा सकता है कि क्योंकि वो खवातीन मर्दों से ज्यादा पुरतशद्दुद हैं, तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो मर्द पुलिस एहलकार करें, वो दुरुस्त है, वो जस्टिफाइड है? देखिए, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ कि किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए, ना आदमी पे ना औरत पे। मैं नहीं समझती कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किसी भी तरह से होनी चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा जुर्म उसने किया हो। एक फंडामेंटल राइट होता है उनको वायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। देखिए ना, अब वो कह रहे हैं कि निशान इबरत बनाना है। निशान इबरत शुरू होता है जी अल्टीमेटम से, आ जाते हैं मुज़ाकरात और TORs। मतलब कौन से घर में आपको पता हो कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद और उनके फैसिलिटेटर्स उस घर में मौजूद है। आप जाके पहले 2 दिन आप रस्ते बंद करते हैं, रिहायशियों को परेशान करते हैं, फिर आप उनके साथ जाके मुज़ाकरात करते हैं, फिर TORs तय करते हैं कि जी किस तरह तलाशी ले लें। आप कहते हैं 400 बंदे जब तलाशी लेंगे, वो कहते हैं जी 4 लेंगे। अब ये मुराद सईद, आजम स्वाति, ये तमाम लोग वांटेड हैं और ये तमाम लोग ज़मान पाक के अंदर हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जी 2200 की लिस्ट है, 2200 लोग तो मेरे पास है ही नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं ये तो सारे है ही नहीं यहाँ पे, तो पता नहीं फिर कौन सी लिस्ट है जो ये दे रहे हैं। और अगर उन्होंने लोग पकड़ लिए हैं कोई दो रोज कबल, जो कल और परसों में पकड़े हैं, मेरा ख्याल है फिर उनसे और मजीद बातें भी निकल जाएंगी कि किस तरह हो रहा है। मुझे तो कोई पता नहीं ज़मान पाक के नीचे सुरंग ही ना बना ली हो कहीं और दूसरे जगह जाने की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सारा कुछ महदूद होकर ज़मान पाक तक क्यों आ गया। बाकी का गुजरावाला कोर कमांडर में के घर पे भी हमला होना था और भी जगह पे होना था, वहां पे क्या कार्रवाइयां हो रही हैं? आपने कभी सुना कि KP में भी निगरान हुकूमत है? कितनी आपको ऐसा लग रहा है कि कितने अरेस्ट हो गए? लगता है सारा का सारा जो मजमा है वो पंजाब के ज़मान पाक में ही लगा हुआ है। तो निगरान हुकूमत तो वहां भी है, वहां पे भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर अथॉरिटी करना चाहती है, अपना अथॉरिटेट करना चाहती है तो करे, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ पंजाब में क्यों हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक आदमी है, वो उसको आप कह रहे हैं कि एविडेंस भी मौजूद है, वो फैसिलिटेट भी कर रहा है, मंसूबा साजी भी कर रहा है, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट भी हम देख चुके हैं। लेकिन हम फिर यही बात कर रहे हैं कि TORs तय कर लें जी, कैसे आए, कब आए, अब सुबह आए, शाम में आए, खड़े होके आए, नीचे झुक के आए, सलाम करके आए। मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं इस मुल्क में, मुझे तो समझ से बाहर है। सना साहिबा, पॉइंट टेकन। यानी आपकी बात से जो मैं समझी हूँ, टारगेट सिर्फ एक शख्सियत हो रही है, हम ये कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि बाकी सारे जगहों पर भी ये सब सारी चीजें हुई, वहां पर भी अरेस्ट, गिरफ्तारियों की इत्तलात, खबरें आनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल ये टारगेट सिर्फ ज़मान पाक में हो रहा है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, साथ मौजूद हैं आप प्रोग्राम में। कामरान साहब, फरमाइएगा सर, ये जो भी आमिर मीर साहब बात करके गए हैं, इबरत का निशान बनाएंगे सर? अदालतों से जमानत होती है, बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोबारा पकड़ लिया जाता है। और फिर ये जो सना साहिबा बात कर रही हैं सर कि एक ही जगह सारा मसला, ये सारे मामला एक ही जगह हो रहे हैं सर, पूरे पाकिस्तान में हमने देखा है कि ये शरपसंदी के वाकयात हुए थे 9 मई को, तो ये एक ही जगह टारगेट क्यों हो रही है सर? देखिए, जो कुछ 9 मई को हुआ है या 10 को भी हुआ है, तो ये तो बहुत बुरा था और पाकिस्तान में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। मगर बावजूद इसके कि पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जो कुछ ख्वातीन के साथ जो कुछ जिस तरह से सलूक हो रहा है उस हवाले से,
वो गैर मुनासिब है। हमारे माशरे में खातून का जो है मोहतरम एक इज़्ज़त वाला मकाम है, हमसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला मकाम है, और हम कोशिश करते हैं कि अपने से ज़्यादा उनको इज़्ज़त में रखें। तो ये पुलिस का हक़ नहीं है या इंतज़ामिया का हक़ नहीं है कि वो उनके साथ इस तरह का सलूक करें कि जिसमें वो हमारी माशरती तार जो है वो मुतासर हों। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, ठीक है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर उस जुर्म के साबित होने से पहले पुलिस के यहाँ, पुलिस थानों में या किसी और तरह से इंतज़ामिया के उसमें कोई ऐसे सलूक की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उनसे तफ्तीश अगर चाहिए तो घर पे भी हो सकती है, उनसे उनको अगर कोई उनसे हवाले से कोई ऐसा मटीरियल है तो उनका डायरेक्ट ट्रायल भी डाला जा सकता है। पीडीएम जी सर, पीडीएम की हुकूमत है तो सर, मगर इसके सर पीडीएम की हुकूमत है सर, तो क्या वजीर आजम साहब इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं कि जो कुछ ख़वातीन के साथ हो रहा है? मैं अर्ज करता हूँ ये एक तो जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, उस दिन हम वज़ीर आज़म से मिले थे, मैं और अख्तर मैंगल साहब और कुछ और दोस्त थे, तो उसमें हम मेरे और अख्तर मैंगल के दरमियान ये तय हुआ था कि अख्तर साहब बात करेंगे ये स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। फिर उसके बाद वो ग्वादर चले गए, वज़ीर आज़म भी और अख्तर साहब भी, उसके बाद मेरा कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम कॉन्शियस हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर की बात होगी, मगर स्टिल जो है ये केयर टेकर सेटअप का मामला है, पीएम का मामला नहीं है। मगर हम फिर भी जो है ना इस मामले को हमारे जहनों में है और हम नहीं चाहते कि किसी खातून को नाजायज़ तो अलग बात है कि जायज़ तौर पे भी उनको कोई इस तरह से हरासा किया जाए और तंग किया जाए। अगर किसी के खिलाफ मटीरियल आ गया तो उनके लिए जो है वो कानून के तहत जो है वो बेहतर जो है उनको सजाएं दर्ज हैं, बिल्कुल वो होनी चाहिए। सर मुझे ये फरमाइएगा, कामरान साहब अभी आप साथ ही मौजूद थे, आमिर मीर साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा वाकया हुआ है 9 मई का, इसकी पहले से प्लानिंग थी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पहले से निगरां हुकूमत के पास ये इत्तलात भी मौजूद थी, आमिर मीर साहब जिस तरह से बता रहे हैं। तो सर अगर ये सारा प्लानिंग हुई भी थी और इस प्लानिंग की इत्तलात उनके पास मौजूद थी, तो फिर हमें हुकूमत की कोई प्लानिंग क्यों नहीं दिखाई दी? इतने बड़े हमले हो गए, अटैक हो गए, कोर कमांडर हाउस को नजरे आतिश किया गया, वहां पर मुजस्सिमे उठा के फेंके जा रहे हैं, हमारी पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी। सर ऐसा क्यों? अगर मालूम था तो कुछ किया क्यों नहीं गया? हाँ, उसमें मालूम हो रहा था, आप उसको स्मेल कर रहे थे। बाज़ चीज़ों को जो है ना वो स्मेल करते हैं, मगर आपको ये पता नहीं होता कि वो ये इस एक्सटेंट तक चले जाएंगे। आप इनकी मुसलसल तवातर से स्टेटमेंट देखिए पीटीआई के और इनसे मुतल्लिका लीडरशिप के, जो कुछ वो कहा जा रहा था वो मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं समझ रहा था कि ये शायद इसी तरह से एक क्यास क्रिएट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, और मगर ये मुझे नहीं पता था कि इस हद तक जालतों के अंदर चले जाएंगे। जो कुछ हुआ उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इवन उनकी ख्वातीन की भी इन्वॉल्वमेंट है, ये इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं है। मगर जो है ना इसके बावजूद जो है ख्वातीन को अलग से ट्रीट करना चाहिए, दूसरों को अलग से ट्रीट करना चाहिए, और उसमें इनका शायद ख्वाहिश ये थी और सोच ये थी कि शायद फौज के अंदर से कोई इनको बगावत मिल जाएगी। और पता नहीं अजीब सी मैं जब भी इस बात पे सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये पॉलिटिकल वर्कर कैसे पॉलिटिकल वर्कर हैं कि जब इनकी सोच जो है ना इतनी महदूद थी, इनको फौज के अंदर से कोई इनके ये सोच रहे थे कि इनको कोई वो मिलेगा, सदर पाकिस्तान की तरफ से इनको कोई मदद आ जाएगी, और बहुत से जगहों से जो है ना उसमें कुछ अदालतों की तरफ से कुछ मदद। लेकिन सर उसके बावजूद तो ये सारा कुछ मिल मिला के कामरान साहब जो कह रही थी सर, टॉपल करने के चक्कर में थे। तो इधर हुकूमती प्लानिंग की तरफ से भी हुई है ना सर। अगर आप स्मेल कर रहे थे कि ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई सानिया होने वाला है, तो फिर कोई ना कोई ऐसी सेकंड ऑप्शन, कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए थी हुकूमत की तरफ से। सना साहिबा थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब के मुताबिक जो उन्होंने वो 27 तारीख को अपना वो जो खत लहराया था, तो उनके मुताबिक पहले उनकी हुकूमत गई थी अमेरिका की साजिश की वजह से। आज उसी अमेरिका से खान साहब जो है वो मदद मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा उनके हक में अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं। ज़ल्मे खलीलजाद इनके ट्वीट्स में देख रही हूँ, कांग्रेसमैन का लेटर देख रहे हैं, ये सब चल रहा है। और जिस तरह से अमेरिका में मौजूद शहबाज गिल साहब इसको अपनी एक कामयाबी और एक फतह करार दे रहे हैं, क्या समझती हैं आप? खान साहब उसी अमेरिका को मदद के लिए नहीं पुकार रहे जिन्होंने उनकी हुकूमत गिरा दी थी?
देखिए, इसको इतना सोच समझ के उलझाया गया है इस मामले को कि मैं दाद देती हूँ कि जिसने इस मामले की सोच विचार में अपना वक्त सर्व किया है, और वो वक्त कितना आला तौर पर जो है यूज़ करते हुए ये सारी साजिशें कर सकते हैं। वो साजिशी दिमाग को मुझे सलाम करने का दिल चाह रहा है। ये साजिशी दिमाग ज़ल्मा खलीलज़ाद साहब की खुद क्या हैसियत है जी, ये बता दें। एक साबिक एम्बेसडर जिन्होंने अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर दिया, वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला करवाया, उसके बाद तालिबान आपको वहाँ पे जो अवाम है अफगानिस्तान की वो तो दुआएं दे रही है ज़ल्मा खलीलज़ाद साहब को, तो इसलिए उनको हमारे तो उनको बताना चाहिए। मुझे ये बता दें कि वो जो ट्वीट कर रहे हैं आज कि जी आर्मी चीफ आए और उन्होंने जोर से बोला और डांटा और खवातीन के बारे में बात की। देखिए खवातीन, लेट्स नॉट फॉरगेट कि खवातीन ही थी जो कह रही थी कम बखत मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, और आज आओ इमरान खान हमारी वजह से अरेस्ट हो गया है, तो ये खवातीन ने भी अपना बहुत हरकत की। और अगर बहुत लोग मौजू खड़े भी हैं तो खवातीन भी इंस्टिगेट करती हैं माजरत के साथ। इट गोज बोथ वेज। आप दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरा आपको रिस्पेक्ट देगा। ये नहीं हो सकता कि वो रिस्पेक्ट पर मामूर है, आप उसका जो चाहे कर दें, ये नहीं हो सकता। इसकी इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपने भी देखी है, जिसमें इंस्टिगेट औरत कर रही है। ये यास्मीन राशिद साहब, आपको अंदलीब बात साहब याद होंगी, थप्पड़ मार देती थी वो पुलिस वाले को। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि मैं किसी भी एक औरत के बारे में बात नहीं करी, मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये सब मुझे बताते हैं कि ज़ल्मा खलीलज़ाद साहब ये क्या चाहते थे कि आर्मी चीफ क्या करेंगे, सब कुछ हो जाए और आर्मी चीफ अंदर आए और बात करें सियालकोट में गैरिसन में जाके, हेलो गुड टू सी यू, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, आओ लेट्स सेलिब्रेट। ऐसा होता है? यही होना था ना। आप इससे इसके इतनी जबरदस्त एक्सट्रीम पे गई सिचुएशन, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करें? जैसे आपने बात का आगाज किया ना कि आप सलाम पेश करती हैं उस सोच को जहां से इस मामले को सारा उलझाया गया, तो आपको एक और चीज पर कल हैरत नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने ये सवाल उठाया कि मुझे समझ नहीं आता, मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, दूसरी तरफ से मसला क्यों है? तो ये एक बड़ा मेरे लिए भी बड़े अचंभे की बात थी कि खान साहब इतने मासूमाना सवाल कर रहे थे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ये सियासी इस्तेहकाम उठाई नहीं दे रहा, कैसे हो सकता है? दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको। इस वक्त जो सारी सिचुएशन चल रही है, इस पर अब ऑब्वियसली बड़े फैसले भी कैबिनेट की जानिब से किए जा रहे हैं, तो इस पर बात करने के लिए, कानूनी राय जानने के लिए कानूनी माहिर हैं शाइख उस्मानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शाइख साहब, कौमी सलामती कमेटी ने सर फौजी इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया है और कैबिनेट ने भी इस फैसले की मंजूरी दी है। तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ उनका मुकदमा चल सकेगा जो आग लगाने में मुलव्वस थे या जिन पर इसके प्लान का इल्जाम है, यानी इमरान खान, क्या उनका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है सर? देखिए, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसमें ये है कि अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है किसी मिलिट्री प्रॉपर्टी, फौज की कोई प्रॉपर्टी को इंटरफेयर करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस सूरत में वो आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल हो सकता है। ये कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है? यकीनन जो आदमी एक्चुअली कर रहा है वहां पर गलत काम कर रहा है, चीजें चला रहा है, तोड़ रहा है, वो तो यकीनन इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर कोई शख्स उसको इंस्टिगेट कर रहा है और उसको कह रहा है कि आप करो, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो वो भी उसके उसी के तहत आएगा, आर्मी एक्ट के तहत आएगा। अब इमरान खान किस हद तक उसमें इन्वॉल्व हैं ये हमें मालूम नहीं, लेकिन बस जो लोग जिनके नाम दिए गए हैं और या जो जिनकी वीडियोस मौजूद हैं जो कि वहाँ एक्चुअली हमला कर रहे थे और चीजों को तोड़ रहे थे, वो तो यकीनन मिलिट्री कोर्ट के। शाइख साहब, अगर इमरान खान पर उकसाना साबित हो, उसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चल सकता है, ऐसा ही है? नहीं, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने किसी तरीके से उन्होंने उनको उकसाया कि आप हमला करें मिलिट्री प्रॉपर्टी के ऊपर, और इस सूरत में उन पे भी चल सकता है केस मिलिट्री कोर्ट में। शाइख साहब, 9 मई को जो कुछ हुआ सर, उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं, शरपसंदी के सबूत इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की खबरें सामने आ रही हैं। आपके ख्याल में इन वाकयात को बुनियाद बनाकर पाबंदी लगाई जा सकती है पीटीआई पर? और अगर ऐसा होता है तो क्या हुकूमती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव हो सकेगा? देखिए, जो कानून है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर कोई मुल्क की सॉलिडरिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम करता है, कोई पार्टी काम करती है, तो उस सूरत में उस पर उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट
एक रेफरेंस पेश कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अलाउ कर दे तो पार्टी बैन कर, तो ये लॉ है। अब इसके जुमरे में आता है ये जो हरकतें हुई हैं, नहीं ये देखने की बात है। सर, अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती है तो इमरान खान किसी और नाम के साथ सियासत कर सकेंगे या उनकी सियासत पर भी पाबंदी लग सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी को कलअदम डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं है जो हमारे आइन के तहत। वो ये बात है कि मैंने आपसे अर्ज किया कि रेफरेंस जो फेडरल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। सही। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है कि पार्टी को कलअदम होना चाहिए तो फिर वो कलअदम होगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं होना चाहिए तो नहीं होगी। तो ये चीज है। सर, इस वक्त पीटीआई रहनुमा कानून के रडार में है। एक केस में अदालत से छूटते हैं, पुलिस फौरी तौर पर दूसरे केस में पकड़ लेती है। गिरफ्तारियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि हुकूमत ने अदालती रट को शिकस्त देने की कोशिश की है। इन इक़दामात से क्या पैगाम दिया जा रहा है सर? पैगाम क्या दिया जा रहा है? देखिए, अब केसेस से इतने हो गए इन लोगों के खिलाफ कि वो एक केस में उनकी बेल होती है, दूसरी बेल वो दूसरे केस में जाकर पकड़ लेते हैं उनको, वो कर सकते हैं। तो अब ये या तो ये हो कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट में कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो आप डायरेक्शन दें एडवोकेट जनरल को कि वो प्रोड्यूस करें कि क्या क्या कौन कौन से केसेस हमारे पास, ताकि हम सबके लिए बेल अप्लाई कर सकें। ये कर सकते हैं पीटीआई के लोग। सर, आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी भी कलअदम करार देते हुए स्पीकर को हिदायत की है कि दोबारा सुना जाए इन अराकीन को। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन अराकीन की असेंबली में वापसी की राह हमवार हो गई है? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सर, क्या अदालत स्पीकर कौमी असेंबली को हिदायत जारी कर सकती है? देखिए, इसमें अदालत का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने तो सिर्फ ये किया कि जो कानून एग्जिस्टिंग कानून है रेजिग्नेशन के लिए, मेंबरशिप असेंबली की मेंबरशिप के लिए, वो लाहौर हाई कोर्ट ने सही इंटरप्रेट किया है। कानून तो ये है कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं अपनी सीट से तो आपकी जरूरी है कि आप एक लिख करके, अपने हाथ से लिख करके रिटन जो है आप जाके पेश हो स्पीकर के सामने और उसके सामने एक्नॉलेज करें कि हाँ आप रिजाइन कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, जो कि मेरे ख्याल में इस जो अभी हुआ है इसमें नहीं हुआ था। तो इसलिए जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है और कि वो उनको कलअदम डिक्लेयर कर दिया। तो अब इसके इवज में ये होगा कि जो मेंबरान जिनके के स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनका रेजिग्नेशन और या एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब वो दोबारा मेंबर्स तस्वर किए जाएंगे। अगर इसको चैलेंज ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो दोबारा मेंबरशिप उनकी बरकरार हो जाएगी। अब उस वक्त में क्या पीटीआई का फैसला ये होगा कि वो दोबारा असेंबली अटेंड करें। अगर असेंबली अटेंड करते हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है, जो कि पहले ही होना चाहिए था। ये सब जितने 6-7 महीने में जो हमारी मुसीबतें जो हम लोगों को पड़ी हैं हमारे मुल्क में वो ना पड़ती। शाइख उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब पैनल में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, सियासतदान भी हैं। कामरान साहब, सर ये शाइख उस्मानी की गुफ्तगू आप सुन रहे थे सर, वो कह रहे हैं कि अगर ये जो इसका एक महदूद वक्त है गालिबन उसमें अगर इसको चैलेंज नहीं किया जाता तो फिर ये कौमी असेंबली के मेंबर ही माने जाएंगे। तो सर इसका एक प्रेयर टाइम होता है कि जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, वरना फिर जितने भी ये 72 अराकीन हैं इनको मेंबर ही माना जाएगा कौमी असेंबली का? देखिए, अगर तो जजमेंट में उसको सेट असाइड कर दिया गया है और वो जजमेंट फील्ड होल्ड करती है तो जाहिर है वो फिर लॉ ऑफ द लैंड होगा, अनलेस कि उसको चैलेंज किया जाए और उसके बाद उसको सेट असाइड किया जाए या उसका ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड करवाया जाए। तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें नेशनल असेंबली के स्पीकर जो है ना फरीक हैं या नहीं हैं। अगर वो फरीक है तो मुमकिन है कि उनकी तरफ से चैलेंज हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट उसमें फरीक हो सकती है, उनकी तरफ से चैलेंज हो सकता है। तो ये जजमेंट लगता ये है कि चैलेंज होगी, मगर ये सारा कुछ अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो फिर आपको जो है ना वो जहनी का कैफियत का पता चलता है पीटीआई के दोस्तों के कि वो कितने कंफ्यूज हैं। एक दिन उनकी तरफ से रेजिग्नेशन होता है, एक दिन उनकी तरफ से डेजोल्यूशन होती है और उसके बाद जो है ना वही सब कुछ जो है ना दोबारा जो है ना वापस लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि चैलेंज अब लगता है ऐसा है
के चैलेंज किया जाएगा। सना साहिबा, जिस तरह से हमने ये सारा मामला देखा, पहले पीटीआई ने, तमाम लोगों ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद कहते रहे कि जो रिजाइन एक्सेप्ट करें, रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर जब उन्होंने चाहा कि असेंबली में वापस आ जाएं तो फिर हुकूमत ने रास्ता रोकने की कोशिश की, और अब फाइनली अदालत की जानिब से उनको ये मौका मिल गया कि वो चले जाएं असेंबली में। आपको लगता है कि अगर ये दोबारा चले जाते हैं, 72 अरकान मेंबर कौमी असेंबली हो जाते हैं, तो फिर क्या ये जो टेम्परेचर है पॉलिटिक्स का इस वक्त ये थोड़ा कम होगा? देखिए, टेम्परेचर कैसे कम होगा? शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जो हिरासत में हैं, वो कि उनको कहा गया है कि आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि आप कभी भी तशद्दुद जो प्रोटेस्ट है उसमें नहीं आप हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो अभी तक अंडरटेकिंग ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे रिहा होंगे, जमानत पे कैसे निकलेंगे बाहर? और वो क्योंकि मेंबर हैं इन 72 लोगों में, तो वो कैसे आएंगे वापस पार्लियामेंट, किस मुंह से आएंगे? लेकिन यहाँ पर जाहिर है हर किसी का फेस देखा जाता है, जाहिर है उसके जो अमाल हैं वो तो साइड कर दिए जाते हैं, गुड टू सी यू भी हो जाता है। लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है ये डैमनिंग तो है ही, लेकिन देखते हैं कितने दिन तक उनकी पार्टी में कौन बरकरार रहता है इन 72 में से, फिर बात कर लेंगे उनको वापस आने की। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जो सुप्रीम कोर्ट भागते थे हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे, फिर हमारे इस्तीफे इकट्ठे मंजूर नहीं हो रहे हैं, फिर इंडिविजुअली क्यों मंजूर हो रहे हैं, फिर ये 7 क्यों हो गए, ये 8वां क्यों नहीं हुआ? उसके बाद इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनको नोटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने कहा मुझे डी नोटिफाई कर दें, टेरियन वाइट वाला केस चल रहा था। मतलब इस कदर कंफ्यूज्ड है ये हर कुछ आइन और कानून में इनको, इफ वी हैव एन आफ्टर थॉट, आइन और कानून में इनके लिए जो है जगह मौजूद है। आफ्टर थॉट पे पीटीआई को जो भी हो आफ्टर थॉट उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। मैं तो इस सब के बहुत खिलाफ हूं। कामरान मुर्तजा साहब आपको बेहतर बता सकते हैं, वो दरवाजा भी उनके लिए और है, कुर्सी भी उनके लिए और है, गाड़ी भी उनके लिए और है, इंसाफ भी उनके लिए और है, रिलीफ भी उनके लिए और है। तो देखिए, और ये कार्रवाई, मैं एक बात आखिरी कहूंगी कि कार्रवाई जो हो रही है ना इस वक्त, कुछ कार्रवाइयां ऐसी हैं जो हमें इल्म नहीं है जिनका, और वो ज्यादा खतरनाक हो रही हैं जो इदारे के अंदर हो रही हैं, और ये बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कौन कौन किस हद तक मुलव्वस था। और इमरान खान साहब आज जो सोशल मीडिया पे किंग बन के बैठे हुए हैं, सना साहब बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं। मेरे पास वक्त की इतनी ज्यादा किल्लत है, वरना मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ये आपसे मुकम्मल तौर पर सुनूं कि आप जो खबर दे रही हैं, मैं चाह रही थी कि आज ही वो मुझे मिल जाए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहब साथ मौजूद थी, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब। आपसे एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट का फैसला सुना दिया है, क्या कुछ है इसमें, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, ट्रांसजेंडर की तरफ से क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का सेक्शन 2, 3 और 7 ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। शरई अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। कोई शख्स अपनी मर्जी से जिन्स तब्दील नहीं कर सकता, जिन्स वही रह सकती है जो पैदाइश के वक्त थी। जिन्स का तयन इंसान के एहसासात की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। ख्वाजा सरा तमाम बुनियादी हुकूक के मुस्तहिक हैं जो आइन में दर्ज है। शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ऐसा ख्वाजा सरा नायाब अली की जानिब से कहा गया है। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं मेहरब। बहुत शुक्रिया मेहरब आपका। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये जो मामला देखा है आपने, जो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है, अदालती फैसले पर आपकी कम्युनिटी ने एतराज़ात उठाए हैं, तो क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा अब आपकी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हम लोग जो शरीयत कोर्ट का फैसला है हम उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। अक्ल व मंतक रखने वाले तमाम अफराद के लिए जो आज का फैसला है वो एक नहायत ही मज़ाहिया और कॉमिकल किस्म का फैसला है। लगता है कि वो फैसला अदालत के अंदर, बल्कि किसी भी इंसानी अदालत के अंदर नहीं, बल्कि टिकटॉक के ऊपर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के दलाइल, जिस तरह के जवाजात उसके अंदर पेश किए गए हैं वो है